हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम कार्तिक पाराशर, यू कैन आल्सो कॉल मी जर्मनी वाला। तो गाइस, ऐसी दो नई वीज़ा रिक्वायरमेंट्स आ चुकी है हर उस स्टूडेंट के लिए हु आर प्लानिंग टू स्टडी इन कनाडा। अपनी अब्रॉड स्टडीज़ जो बच्चा प्लान कर रहा था अगले साल 2024 में कनाडा में पढ़ने के लिए, उसके लिए ये दो इंपॉर्टेंट जो अपडेट आई हैं कनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से, वो आपके लिए बहुत ही हिला देने वाली न्यूज़ है। तो आज की वीडियो में उन्हीं दो पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे एंड कैसे वो आपकी वीज़ा एप्लीकेशन को अफेक्ट करेंगे। तो देखो, मैंने दो स्टूडेंट्स के बीच में इस पॉइंट को मैं बांटूंगा। पहला, आपका प्लान था कनाडा में जाके पढ़ाई करने का, लेकिन आपके जो फाइनेंसेस थे, जो आपका खर्चा था, वो आपका प्लान था इंडिया से अपने पेरेंट्स से मंगाने का। तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आपका खर्चा आपके पेरेंट्स देख रहे थे कनाडा में जाने के बाद भी। लेकिन अगर आप सेकंड टाइप ऑफ स्टूडेंट्स हो जो थोड़ा प्लान कर रहे थे कि यार कनाडा जाके अपनी पार्ट टाइम जॉब या फुल टाइम जॉब करके अपना खर्चा हम खुद चलाएं एंड इनफैक्ट थोड़े पैसे घर भी भेजें, तो उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत आ चुकी है। कनाडियन गवर्नमेंट ने नए रूल्स ला दिए हैं। आपको ये वीडियो पूरी एंड तक देखनी है, वो उन नई इन्फॉर्मेशन का पता करने के लिए, क्योंकि अगर आपने ये वीडियो मिस कर दी तो अगर आप खुद रिसर्च कर रहे हो अगर कनाडा में पढ़ने के जाने के लिए, तो आपकी वो रिसर्च इनकम्प्लीट होएगी। तो अगर आपका कंसल्टेंट आपके लिए कर रहा है कि भाई मैं कंसल्टेंट मेरी सारी तैयारी देख रहा है, और अगर उसने आपको ये बातें नहीं बताई, तो भी आपका प्रोसेस पूरी तरह से एकदम मेल फंक्शनड हो जाएगा। तो आई रिक्वेस्ट यू, वीडियो आपको एंड तक देखनी है इफ़ यू आर प्लानिंग टू स्टडी इन कनाडा इन 2024। तो गाइज, ये तो थी प्रॉब्लम कि भाई ये प्रॉब्लम होने वाली है एंड 99.99% अब कनाडा नहीं जाएंगे जिनका प्लान था थोड़ी सी अपने इनकम बनाने का। तो उन स्टूडेंट के लिए क्या सोल्यूशन है? तो गाइज, आज की वीडियो में मैं आपको सोल्यूशन भी दूंगा, मैं सिर्फ प्रॉब्लम्स नहीं बताऊंगा, एक सोल्यूशन भी दूंगा कि आप भाई इन दोनों पॉइंटों का एक कंपैरिजन करेंगे कंट्री के साथ। सिर्फ दो पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, उन दो पॉइंट का क्या हाल चाल है उस दूसरी कंट्री में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा वहाँ जाके अपनी पढ़ाई कर सकते हो, राइट। तो आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, मज़ा आने वाला। आज की वीडियो में पूरी फैक्चुअल बेस्ड वीडियो होगी एंड जो लोग नए आए हैं इस चैनल पे, ट्रस्ट मी, आपकी लाइफ बदल जाएगी अगर आपने वीडियो कंप्लीट देख ली, राइट। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग जर्मनी वाला। नाउ लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो। तो गाइज, बात करते हैं अब फर्स्ट अनाउंसमेंट की। उसको बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक बैकग्राउंड दे देता हूँ। तो गाइज, 1 जनवरी 2024 से पहले, जो कि आज अभी दिसंबर में हूँ मैं, अभी 10-15 दिन रह रहे हैं 1 जनवरी को आने से, तो आज या आज से पहले जिसने भी कनाडा के स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई किया था, तो उनको एक GIC बनाना पड़ता था। GIC का मतलब होता है गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट। ये एक तरह से एक कुछ अमाउंट होता है जो आपको ब्लॉक करना पड़ता है एंड उसी के बेसिस पे आपको आपका स्टूडेंट वीज़ा मिलता था कनाडा का, जो कि 1 जनवरी 2024 से पहले था 10,000 कनेडियन डॉलर्स के अराउंड एंड INR में जो होता था 6 लाख INR के अराउंड। मतलब आपका ट्यूशन फी का खर्चा अलग, आपके बाकी खर्चे अलग, आपके फ्लाइट चार्जेस सब कुछ अलग है। आपको वीज़ा एप्लीकेशन से पहले एक जगह आपको एक इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती थी, एक अकाउंट में ब्लॉक करने पड़ते थे इतने पैसे, 6 लाख INR के अराउंड। तो ये जो कंडीशन थी ये अनाउंसमेंट से पहले की थी। अभी जो नई अनाउंसमेंट आई है उसमें इन्होंने ये जो अमाउंट है वो डबल कर दिया है। 1 जनवरी 2024 के बाद जो ये न्यू अनाउंसमेंट आई है, तो जो स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे कनाडा के लिए, उनको अब 10,000 कनेडियन डॉलर्स की जगह 20,000 कनेडियन डॉलर्स दिखाने पड़ेंगे एज ए GIC। मतलब अब आपको 12 लाख INR के अराउंड सिर्फ अपना वीज़ा लेने के लिए दिखाने पड़ेंगे। ऑब्वियसली ये पैसे आपके ही होते हैं, आपको ये वहाँ पे कनाडा में जाके वापस मिल जाएंगे, लेकिन एक तरह से सिक्योरिटी का जो अमाउंट है वो ऑलरेडी इन्होंने डबल कर दिया है। बाकी आपकी फ़ीस, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी की फ़ी है, आपकी ट्रैवल, वो सब कुछ अलग चलता रहेगा, लेकिन आपको अब 12 लाख रुपए दिखाने पड़ेंगे अपना कनाडा का स्टूडेंट वीज़ा लेने के लिए। तो गाइस, अब बात करते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो अफेक्ट करेगी आपकी स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन, उससे ज़्यादा अफेक्ट करेगी आपके डिसीजन को कि आपको कनाडा में आगे पढ़ना है या नहीं पढ़ना। तो देखो, मैंने वीडियो के इंट्रोडक्शन में बताया था दो टाइप ऑफ स्टूडेंट्स की जिनको अफेक्ट नहीं पड़ता कि वो वहाँ पे जाके कमाए या ना कमाए, लेकिन एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स वो भी होता है जिनको फ़र्क पड़ता है भाई कि मुझे अपना खर्चा खुद ही उठाना है कनाडा में जाके, मैं बर्डन नहीं बनना चाहता अपने पेरेंट्स के ऊपर और ज़्यादा, राइट। तो उनके लिए ये वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, राइट। तो अब बात करते हैं उस पॉइंट के ऊपर। तो 30 अप्रैल 2024 तक एक रूल होता है कनाडा में स्टूडेंट के ऊपर कि भाई आपको अगर आप काम करना है आपकी स्टूडेंट वीज़ा के साथ साथ, या मतलब आपकी पढ़ाई के साथ साथ अगर आपको काम करना अपना खर्चा उठाने के लिए, तो आपके ऊपर कोई भी लिमिट नहीं थी वर्किंग आवर्स की। अगर आप ऑफ कैंपस अगर आप कोई जॉब करते हो तो आप कितने भी घंटे काम कर सकते हो। इसी रीज़न की वजह से सब लोग कनाडा जाते थे कि भाई कनाडा जाओ, वर्किंग आवर्स की कोई कैप नहीं है, जितने घंटे काम करना है करो एंड पैसे कमाओ, अपने लिए भी कमाओ एंड थोड़ी फैमिली में भी भेज दो। यही रीज़न था ज़्यादातर स्टूडेंट्स कनाडा पढ़ने जाते थे। लेकिन
30 अप्रैल 2024 के बाद यानी कि 1 मई 2024 से ये वर्किंग आवर्स की लिमिट हट रही है। अब आपके पास अनलिमिटेड आवर्स आप काम नहीं कर सकते हो, एक कैप लगा दी गई है। अब मैक्सिमम आप एक हफ्ते में 20 घंटे ही काम कर सकते हो कनाडा में एज ए स्टूडेंट। अभी 5-6 महीने हैं आपके पास, 5 भी नहीं 4 महीने हैं, लेकिन 1 मई के बाद से आपको सिर्फ 20 घंटे काम करने को मिलेगा लीगली एज अ स्टूडेंट इन कैनेडा। महीने के आपके 80 घंटे हो गए, साल के आपके 960 आवर्स ही आप काम कर सकते हो एज अ स्टूडेंट। अब इस वजह से स्टूडेंट पुश होएंगे कैश जॉब्स करने के लिए, इलीगल जॉब करने के लिए, एंड जब वो फिर पकड़े जाएंगे फिर वो होंगे डिपोर्ट सीधे इंडिया में। तो बहुत बड़ा रीज़न ये सेकंड पॉइंट है, मैं मानता हूँ बहुत ही ज़्यादा। अब पुराना एक चेंज होने वाला है, पूरा क्राइटेरिया एक होता है ना ज्योग्राफी की, भाई स्टूडेंट सब लोग वहाँ जाते थे कनाडा, आई बिलीव वो अब चेंज होने वाला है इस न्यू रूल के बाद। तो गाइज अब बात करते हैं उस कंट्री के बारे में जो आपको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में आपकी सेकंड होनी चाहिए राइट नाउ। अगर आपको ये 2 अनाउंसमेंट बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट कर रही हैं आपके प्लान को कनाडा में पढ़ने के लिए, आपने प्लान बना लिया था अब्रॉड में जाके पढ़ने का, तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप अब्रॉड आओ ही मत, आपको अपनी प्रेफरेंसेस अपडेट करनी पड़ेंगी यार। टाइम के साथ आपके तरीके भी बदलने चाहिए अपनी डिसीजंस को लेने के लिए। तो जो सेकंड कंट्री है आपकी सेकंड होनी चाहिए राइट नाउ आफ्टर कनाडा। अगर आप कनाडा नहीं जाना चाहते तो वो कौन सी कंट्री में जाना है, तो अकॉर्डिंग टू मी आपको आना चाहिए जर्मनी में। मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, जर्मनी में पढ़ रहा हूँ, तो मैं जर्मनी ही बताऊँगा आप लोगों को। आप ऐसे कहोगे कि जर्मनी में पढ़ता है, जर्मनी बताएगा, बट मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था फैक्चुअल बेस्ड वीडियो होगी, तो अब फैक्ट की बात कर लेते हैं, ज़्यादा बातों में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। पहली अनाउंसमेंट उठाते हैं कनाडा की। आपको अब 20,000 कैनेडियन डॉलर्स आपको दिखाने पड़ेंगे, एक तरह से इन्वेस्टमेंट, एक तरह से पैसे आपको ब्लॉक करने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू गेट अ स्टूडेंट वीजा फॉर कनाडा। जर्मनी का बात करते हैं, सिर्फ इन 2 पॉइंट्स के ऊपर ही बात करेंगे कनाडा और जर्मनी का कंपैरिजन का, ठीक है। तो जर्मनी में अगर आपको स्टूडेंट वीज़ा लेना है जर्मनी का, बैचलर्स का या मास्टर्स का, पीएचडी के लिए तो ये चाहिए भी नहीं अमाउंट, जर्मनी में भी आपको कुछ अमाउंट ब्लॉक करना होता है। एंड राइट नाउ वो अमाउंट है 11,208 यूरोज़, जो कहीं जाके आईएनआर में बनते हैं 10 लाख रुपए। मतलब अभी भी 2 लाख रुपए कम है कनाडा का जो आपको अमाउंट देना है उससे जर्मनी का अमाउंट। पहले तो ऑब्वियसली 6 लाख था और 10 लाख ये था, तो सब लोग बोलते थे कि कनाडा में 4 लाख रुपए कम लगेंगे, और भी रीज़न है, बट 4 लाख का बहुत बोलते थे लोग यार कि 4 लाख रुपए कम देना तो कनाडा ही जाऊँगा मैं। अब वो चीज़ नहीं बोल सकते ये लोग जो कनाडा को ऊपर दिखाते थे जर्मनी से हर टाइम। अब आपको कनाडा का स्टूडेंट वीज़ा लेने के लिए 20,000 जो आपके कैनेडियन दिखाने हैं जो कि 12 लाख बनते हैं, वहीं आपको अगर जर्मनी का स्टूडेंट वीज़ा लेना है तो आपको 10 लाख आईएनआर के आसपास दिखाने हैं करंट कन्वर्जन रेट्स के हिसाब से। तो गाइज इसी पॉइंट में मेरे को एक पॉइंट है जो मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ, एंड आई एम वेरी मच एक्साइटेड टू ओपन इट अप फॉर यू गाइज। जिन स्टूडेंट्स को ये चीज़ नहीं पता उनके लिए ये मतलब वीडियो ना, और ये वाला पॉइंट मतलब हिला देने वाला है उनकी दुनिया। कनाडा में आपको अब 12 लाख आईएनआर तो दिखाने, उसके अलावा आपकी फ़ीस भी होती है वहाँ पे, आपकी 10 लाख 15 लाख 20 लाख जितनी भी आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस होती हैं, फिर आपका रहने का खर्चा, आपका ये खर्चा, आपका वो खर्चा। जर्मनी में आपको 10 लाख रुपए का आपने ब्लॉक्ड अकाउंट दिखाया वीज़ा के लिए, आपको वीज़ा मिला, आप जर्मनी में पढ़ने के लिए आए, आपकी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में जर्मनी में कोई भी फीस नहीं होती है। स्टडीज़ इन जर्मनी इज़ कम्प्लीटली फ्री फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। अब कुछ लोग बोलेंगे जिनको थोड़ी बहुत न्यूज़ है कि यार कम्प्लीटली फ्री कहाँ होती है, पैसे तो लगते हैं। अब भाई आप मुझे एक बात बताओ, अगर आपके एक सेमेस्टर में सेमेस्टर फ़ी आपको देनी है जर्मनी में पब्लिक यूनिवर्सिटी में, 6 महीने की फ़ीस आपकी 10,000 से लेकर 30,000 तक, मतलब 100 यूरो से लेकर आपकी 300 से 350 यूरो होती है मैक्सिमम। 30,000 रुपये आपको 6 महीने के देने एक सेमेस्टर के, तो वो तो कंपैरिजन ही नहीं है यार, इतने तो इंडिया में भी लग जाते हैं, तो उसको फ्री हम क्यों ना बोलें। तो अगर आपको जर्मनी में पढ़ाई करनी है तो आपको 6 महीने के मैक्सिमम 30,000 देने पड़ेंगे, डिपेंड्स ऑन यूनिवर्सिटीज़। किसी स्टेट में आपके वो सिर्फ 10,000 लेंगे, किसी में 15, किसी में 20, मैक्सिमम 30-35 ज़्यादा आप कहीं पर भी नहीं दोगे पूरे जर्मनी में। तो आपको सिर्फ 10 लाख रुपये ब्लॉक्ड अकाउंट के देने, ट्यूशन फ़ी आपकी है ही नहीं जर्मनी में। तो आप जर्मनी पढ़ने के लिए आओ या ना आओ, अब आपका डिसीजन है। मैंने आपको एक कंपैरिजन दे दिया फर्स्ट पॉइंट का जो रीसेंट अनाउंसमेंट आई है कनाडा में। तो गाइज एक बार अब सेकंड अनाउंसमेंट का कंपैरिजन कर लेते हैं जर्मनी और कनाडा का। कनाडा की जो नई अनाउंसमेंट आई है, अब अगले साल से आप 20 घंटे से ज़्यादा एक हफ्ते में काम नहीं कर सकते हो। जर्मनी का क्या हाल है, जर्मनी में कभी से ही ये अनाउंसमेंट थी कि भाई आप 20 ही घंटे काम कर सकते हो। तो जो डिसीजन अब जाके कनाडा ने लिया है अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए, इन्फ्लक्स ऑफ स्टूडेंट्स को रोकने के लिए, वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा है, पार्ट टाइम स्टूडेंट्स को जॉब ही नहीं मिलती है, वो चीज़ जर्मनी ने बहुत पहले एक तरह से उन्होंने पता लगा लिया था कि अगर हमने अनलिमिटेड करा तो बहुत सारे स्टूडेंट्स आएंगे तो वो दिक्कत हो जाएगी। तो जर्मनी में ऑलरेडी ही आप इन अ वीक 20 आवर्स मैक्सिमम काम कर सकते हो एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, जो अब जाके कनाडा ने इंट्रोड्यूस की है।
तो अब ये देखो आप, जो चीज़ कनाडा में अब जाके इन्होंने किया जर्मनी में वो ऑलरेडी थी। अब इसका कंपैरिजन करते हैं सैलरी का, राइट। तो एक एवरेज जो बेसिक सैलरी का रेट है वो कनाडा में भी 12 से 14 से 16 डॉलर्स का है, कनेडियन डॉलर्स का। जर्मनी में 12 यूरोज़ का है पर आवर, आपको इतने मिलेंगे ही मिलेंगे। कनाडा में तो आपको 8 से 10 भी दे देते हैं, जर्मनी में मैंने नहीं सुना क्योंकि जर्मनी में रूल्स बहुत ज़्यादा फॉलो होते हैं, तो मिनिमम आपको 12 मिल ही जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जाके आप, अगर आपने 80 घंटे काम किया है कनाडा में, तो 12 इंटू 80 960 आपके डॉलर्स, कनेडियन डॉलर्स हो गए। 1000 मान लेते हैं, 1000 और कनाडा का जो डॉलर का रेट चल रहा है 60 मान लो, तो 60,000 INR आप एक महीने में कमाओगे इन कनाडा। जहाँ की जर्मनी का जो रेट है वो 90 रुपीज़ के आसपास है, 1 यूरो 89-90 के आसपास होता रहता है। तो कि आप जर्मनी में एक महीने अगर आपने पार्ट टाइम जॉब किया तो मिनिमम से मिनिमम आप 90,000 से 95,000 आप कमा ही लोगे। तो ये तो एक कंपैरिजन था आपका महीने का खर्चा का। अब गारंटीड मैं आपको कह रहा हूँ कनाडा में अब खर्चा नहीं निकलने वाले स्टूडेंट्स का। मैं इंटरव्यू देख रहा था अभी थोड़ी देर पहले अपने यूट्यूब पे, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि इतने में 20 घंटे में तो हमारा खर्चा निकलेगा ही नहीं कनाडा में। और अब आप धीरे धीरे देख लेना प्रोटेस्ट होने वगैरह शुरू हो जाएंगे कनाडा में कि यार 20 घंटे में तो हमारा खर्चा निकलेगा ही नहीं। वहीं जर्मनी में मैक्सिमम आपका 1000 यूरो का महीना का खर्चा आपका निकल जाएगा। ऑब्वियसली अगर आप बड़ी सिटीज़ में रहो तो थोड़ा रेंट का 100-200 यूरो का ऊपर नीचे आएगा, अदरवाइज 1000 यूरोज़ में आपका अच्छे से खर्चा चल जाएगा। एंड फिर आपकी फ़ीस भी नहीं है पढ़ने के लिए, आपके ऊपर प्रेशर नहीं रहता हर टाइम कि आपको कहीं लोन देना है, कहीं ये देना है, कहीं वो देना है। एंड ब्लॉक्ड अकाउंट का खर्चा आपका एज इट इज़ आपका यूज़ नहीं होगा क्योंकि आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो, राइट। तो कंपैरिजन मेरे को इन 2 पॉइंट्स का करना था, और भी बहुत सारे पॉइंट्स है। बहुत लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे कि जर्मनी में लैंग्वेज सीखनी पड़ती है, ये वो है। तो यार जब कंपैरिजन की वीडियो बनाऊंगा तो तसल्ली से बनाऊंगा, जर्मनी के कॉन्स भी बताऊंगा एंड कनाडा के प्रोज भी बताऊंगा। लेकिन फिर मैं जर्मनी के जब प्रोज बताने आऊँगा ना तो कनाडा के कॉन्स इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि आप बोलोगे कि द वीडियो इज़ बाइस्ड। तो इसलिए मैंने आज की वीडियो में सिर्फ 2 ही पॉइंट्स के ऊपर बात करी थी। एंड ये मेरा सोल्यूशन था कि अगर आप रिसर्च कर रहे हो तो सेकंड पोजीशन पे आपकी जर्मनी होनी चाहिए। तो गाइज आई होप आपको ये अनाउंसमेंट अच्छे से समझ आ चुकी होंगी। अगर नहीं आई है तो आप कमेंट करो इस वीडियो के नीचे, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा, राइट। अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? सॉल्यूशन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, अब मैं आपको बताऊँगा सॉल्यूशन को आपको अपने लिए यूज़ कैसे करना है। अगर आपने थोड़ा सा आपके माइंड में आ चुका है कि ठीक है मेरे को कनाडा पढ़ना है, नहीं पढ़ना वो अलग चीज़ है, लेकिन रिसर्च करनी है जर्मनी से रिलेटेड, तो आप मेरा चैनल चेकआउट कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा कंटेंट मैं बना चुका हूँ जर्मनी से रिलेटेड, एजुकेशनल कंटेंट। एंड मैं इसी साल जर्मनी में आया हूँ, तो मेरे को जो भी इन्फॉर्मेशन है जर्मनी का भी न्यू वीज़ा अपॉइंटमेंट, जो न्यू वीज़ा सिस्टम पिछले साल ही आया है, तो मैं न्यू वीज़ा के थ्रू जर्मनी में आया हूँ। तो कंप्लीट प्रोसेस मुझे पता है। जो पुरानी वीडियोज़ हैं वो ओल्ड वीडियोस हो चुके हैं क्योंकि जर्मनी का जो वीज़ा प्रोसेस है वो कम्प्लीटली चेंज हो चुका है पिछले साल से। तो जो न्यू वीडियोस हैं वो आपको इसी चैनल पे मिलेंगी, जर्मनी वाला चैनल पे। कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेश्चन है, आप वीडियोस के नीचे कमेंट करो, मैं रिप्लाई करूँगा 100%, आई गारंटी। एंड वीडियोज़ आपके लिए इतनी हेल्पफुल हो जाएंगी कि आपको ज़्यादा डाउट्स आएंगे नहीं, राइट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग जर्मनी वाला वीडियो। आप देखते रहो, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल और आती रहेंगी, राइट। थैंक यू वेरी मच।